राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। और सच कहूं तो परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये एक ऐसा एरिया है जहां सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल बनते हैं। सही कहा आपने। तो आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। हमारे स्रोत पूरी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए तथ्यात्मक नोट्स और पिछले वर्षों के प्रश्न हैं, यानी PYQ। और बिना किसी कहानी या घुमाव फिराव के हम सीधे तथ्यों पर बात करेंगे। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। संविधान के भाग 5 अध्याय 2 के तहत आने वाली राज्यसभा की संरचना, शक्तियां और वो सारे अनुच्छेद जो परीक्षा में सीधे आते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि परीक्षा में सफलता केवल तथ्यों को रटने से नहीं मिलती। आपका मतलब है कि सिर्फ रट्टा मारना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। जो लोग पेपर सेट करते हैं ना, उन्हें पता है कि उम्मीदवार क्या पढ़कर आ रहे हैं। इसलिए वो सीधे सवाल पूछने के बजाय प्रीलिम्स ट्रैप्स बिछाते हैं। प्रीलिम्स ट्रैप्स? हाँ, ये बहुत ही सटीक शब्द है। हाँ, वो बस एक शब्द बदल देते हैं और पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है, और वहीं नेगेटिव मार्किंग का शिकार होना पड़ता है। आज हम उन बारीक जगहों को भी पहचानेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से से शुरुआत करते हैं। संसद और राज्यसभा की नींव। अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 80। एग्जैक्टली। संविधान का अनुच्छेद 79 स्पष्ट रूप से कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। और यहीं से अनुच्छेद 80 की भूमिका शुरू होती है, जो राज्यसभा की संरचना को परिभाषित करता है। अब अगर हम आंकड़ों के खेल को देखें, जो परीक्षाओं का बहुत ही पसंदीदा हिस्सा है, तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 तय की गई है। 250? हाँ, और इस 250 को अगर हम तोड़ें तो 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। और बाकी जो 12 सदस्य हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज की यानी वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये संख्या 245 है, जिसमें से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 नामित होते हैं। हाँ। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है और जहाँ सबसे पहला PYQ ट्रैप आता है, वो इन्हीं 12 नामित सदस्यों को लेकर है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये जो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, उनके आधार को लेकर सवाल अक्सर घुमा दिया जाता है। संविधान में स्पष्ट रूप से केवल 4 विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख है। सिर्फ 4 क्षेत्र? हाँ, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, बस ये 4। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि खेल भी इसमें शामिल है। बिल्कुल। परीक्षा में परीक्षक क्या करते हैं कि विकल्पों में खेल या सहकारी आंदोलन जैसे शब्द डाल देते हैं। ये तो बहुत आम गलती है। कई उम्मीदवार सोचते हैं कि सचिन तेंदुलकर या मैरी कॉम को राज्यसभा भेजा गया था तो खेल भी एक आधिकारिक श्रेणी होगी। यही वो लॉजिक है जिसका परीक्षक फायदा उठाते हैं। असल में खिलाड़ियों को अक्सर समाज सेवा या कला की व्यापक परिभाषा के तहत नामित किया जाता है। मतलब संविधान में खेल कोई अलग से श्रेणी नहीं है। एकदम सही। इसलिए परीक्षा कक्ष में बैठते समय दिमाग में सिर्फ ये 4 शब्द क्रम से छपे होने चाहिए: कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। कोई 5वां विकल्प दिखे तो वो सीधे गलत है। ये बहुत ही शानदार इंसाइट है। अब चूंकि हम सदस्यों की बात कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि ये सदस्य सदन तक पहुंचते कैसे हैं? निर्वाचन प्रक्रिया के जरिए। हाँ, लेकिन राज्यसभा के चुनाव सीधे जनता द्वारा तो नहीं होते। हम और आप जाके वोट नहीं डालते। बिल्कुल नहीं। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जिसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी MLA भाग लेते हैं। हाँ, लेकिन PYQ में जो शब्द सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है चुनाव का तरीका। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। हाँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, जिसे इंग्लिश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या STV कहते हैं। ये STV प्रणाली परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं? देखिए, आम चुनावों में क्या होता है, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एग्जैक्टली। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। यहाँ विधायकों को सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं देना होता, बल्कि वे अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं। मतलब पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, इस तरह से? हाँ, और मान लीजिए किसी विधायक की पहली पसंद वाला उम्मीदवार चुनाव की रेस से बाहर हो रहा है, तो उस विधायक का वोट बेकार नहीं जाता। अच्छा, वो वोट ट्रांसफर हो जाता है? बिल्कुल, वो वोट उसकी दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को हस्तांतरित हो जाता है। इसीलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। समझ गया। ये प्रणाली इसलिए अपनाई गई है ताकि राज्यों की विधानसभाओं में जो अल्पसंख्यक दल हैं
उनका भी उचित प्रतिनिधित्व राज्यसभा में हो सके। कोई भी वोट बर्बाद न हो, यही इसका मूल उद्देश्य है। बहुत खूब। इसके साथ ही अनुच्छेद 84 के तहत सदस्यता की योग्यताओं का भी जिक्र है। हाँ, पहली शर्त तो वही है कि व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन PYQs में जो आंकड़ा बार बार टकराता है वो है आयु सीमा। बिल्कुल, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी ही चाहिए। और ये 30 वर्ष का आंकड़ा इसलिए रखा गया था क्योंकि राज्यसभा को एक वरिष्ठों का सदन माना जाता है। हाउस ऑफ एल्डर्स। हाँ, यहाँ अपेक्षा की जाती है कि सदस्य थोड़े अधिक अनुभवी और परिपक्व हों, जो लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर गंभीरता से विचार कर सकें। आयु की बात हो गई, चुनाव की बात हो गई। अब सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, कोरम। गणपूर्ति। हाँ, अनुच्छेद 100 के तहत नियम है कि सदन का कामकाज तभी शुरू हो सकता है जब कुल सदस्यों का कम से कम 1/10 हिस्सा मौजूद हो। और अगर हम 250 की अधिकतम संख्या का 1/10 निकालें तो वो 25 सदस्य होता है। यानी अगर 25 सदस्य मौजूद नहीं हैं तो कार्यवाही रोक दी जाएगी। बिल्कुल, पीठासीन अधिकारी कार्यवाही को तब तक के लिए रोक देगा जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। ये 1/10 का आंकड़ा मिलान वाले सवालों में अक्सर पूछा जाता है। अब यहाँ से ये विषय सचमुच बहुत रोचक हो जाता है। चुनाव और सदस्यों के सदन में पहुंचने की प्रक्रिया तो हम समझ गए। अगला सवाल उनके कार्यकाल का आता है। एग्जैक्टली। और यहीं पर अनुच्छेद 83 की एंट्री होती है, जो राज्यसभा के स्थायित्व और कार्यकाल को परिभाषित करता है। और यहीं पर सबसे बड़ा PYQ का ट्रैप भी छिपा है। वो कैसे? अनुच्छेद 83 खंड 1 के अनुसार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये एक स्थायी सदन है। इसमें ट्रैप क्या है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और दबाव में उम्मीदवार इसे सही मान लेते हैं। लेकिन ये तो तकनीकी रूप से गलत है। पूरी तरह गलत है। क्योंकि सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता। सदन तो स्थायी है। बिल्कुल, कार्यकाल तो सदस्यों का 6 वर्ष होता है। हाँ, ये अंतर समझना ही प्रीलिम्स क्लियर करने की चाबी है। सदन का स्थायी होना एक बात है और सदस्यों का आना जाना दूसरी बात। इसे एक सतत बहने वाली नदी की तरह सोचिए। नदी हमेशा रहती है लेकिन पानी बदलता रहता है। बहुत ही शानदार रूपक है ये। नियम ये है कि हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य। हाँ, और उनकी जगह नए सदस्य चुनकर आते हैं। ये रोटेशन इस तरह सेट किया गया है कि सदन कभी खाली नहीं होता। इसीलिए लोकसभा की तरह यहाँ पूर्ण चुनाव नहीं होते। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सदस्य आ गए, सदन चल रहा है, लेकिन इस सदन का नेतृत्व कौन करेगा? इसके लिए अनुच्छेद 89 के तहत सभापति और उपसभापति का प्रावधान है। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हाँ, पदेन का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। इसके लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता। लेकिन उपसभापति का चुनाव सदन के सदस्य अपने ही बीच में से करते हैं। बिल्कुल, और ये पदेन सभापति वाला कॉन्सेप्ट बहुत खास है। उपराष्ट्र राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी वो उसकी अध्यक्षता करता है। ये सच में एक अनूठी व्यवस्था है। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो यहाँ से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र उभर कर आता है जिस पर बहुत सवाल आते हैं। अनुच्छेद 108। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग। हाँ, जब किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुला सकते हैं। इसमें 2 बहुत बड़े पेच हैं। पहला तो ये कि संयुक्त बैठक केवल और केवल सामान्य विधेयक पर बुलाई जा सकती है। ऑर्डिनरी बिल। हाँ, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। और दूसरा पेच इसकी अध्यक्षता को लेकर है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। जब दोनों सदन एक साथ एक कमरे में बैठते हैं तो अध्यक्षता कौन करेगा? अक्सर लोग सोचते हैं कि उपराष्ट्रपति पद में बड़ा है तो वो करेगा, जो कि राज्यसभा का सभापति है। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर। बिल्कुल। और अगर स्पीकर नहीं है
तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। एकदम सही। इसलिए वो एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता जिसमें दोनों सदनों के सदस्य मतदान कर रहे हों। ये तर्क अगर दिमाग में रहे तो ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो इस सब का क्या अर्थ है? मेरा मतलब है, अगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, धन विधेयक में भी लोकसभा ताकतवर है, सरकार भी वहीं से बनती है, तो फिर राज्यसभा की उपयोगिता क्या है? क्या ये सिर्फ एक रबर स्टैंप है? हाँ, राज्यसभा की असली ताकत कहाँ है? यहीं पर वो मिथक टूटता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। राज्यसभा के पास कुछ ऐसी विशेष शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास भी नहीं हैं। और यही शक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे अहम हिस्सा हैं। हम बात कर रहे हैं दो बहुत ही शक्तिशाली अनुच्छेदों की, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। ये दोनों अनुच्छेद राज्यसभा को एक अद्वितीय संस्था बनाते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 249 को डिकोड करते हैं। हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सामान्यतः राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों की विधानसभाओं को है। केंद्र उसमें दखल नहीं दे सकता। लेकिन मान लीजिए कि राष्ट्रीय हित में किसी राज्य सूची के विषय पर पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाना जरूरी हो जाए, तब क्या होगा? लोकसभा अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकती। ये अधिकार केवल राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 249 के तहत? हाँ, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे कि ये विषय राष्ट्रीय हित का है, तो संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। बिना राज्यसभा की अनुमति के केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर हाथ भी नहीं डाल सकती। क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए राज्यों के अधिकारों से जुड़ा ये फैसला केवल वही ले सकती है। और ठीक ऐसा ही एक और विशेषाधिकार है, अनुच्छेद 312, जो अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा है। ये एक क्लासिक PYQ है। ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे IAS, IPS और IFOS। बिल्कुल, इनके अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों जगह सेवाएं देते हैं। अब अगर देश में कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो, मान लीजिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनानी हो, तो इसकी शुरुआत लोकसभा से नहीं हो सकती? एकदम नहीं। ये प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। और जब राज्यसभा इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देगी, तभी संसद उस नई सेवा का निर्माण कर सकती है। तो अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 ये दोनों राज्यसभा की सुपर पावर हैं। ये शक्तियां सच में भारत के संघीय ढांचे की एक बहुत ही खूबसूरत ढाल हैं। ताकि केंद्र सरकार राज्यों के प्रशासनिक अधिकारों का अतिक्रमण न कर सके। लेकिन अगर हम वित्तीय शक्तियों की बात करें तो स्थिति बिल्कुल उलट जाती है। धन विधेयक के मामले में संविधान ने लोकसभा को सर्वोच्च रखा है। अनुच्छेद 107 से 111 के बीच इसका वर्णन है। हाँ, और अनुच्छेद 109 स्पष्ट रूप से कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। वो केवल लोकसभा ने आएगा, और जब लोकसभा इसे पारित करके राज्यसभा के पास भेजती है तो राज्यसभा के हाथ पूरी तरह बंधे होते हैं। वो न तो उस विधेयक को खारिज कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को केवल 14 दिन का समय मिलता है। इन 14 दिनों के भीतर वो सिर्फ अपनी सिफारिशें या सुझाव दे सकती है। और ये लोकसभा की मर्जी है कि वो सुझाव माने या ना माने। और अगर राज्यसभा 14 दिन तक बिल वापस नहीं करती तो उसे उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। वित्तीय मामलों में ये शक्ति संतुलन ऐसा इसलिए है क्योंकि धन विधेयक का सीधा संबंध जनता के पैसे और टैक्स से होता है, और लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए टैक्स लगाने का अंतिम अधिकार भी उन्हीं के पास होना चाहिए। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत। चलिए अब इस पूरी चर्चा को प्रीलिम्स परीक्षा के नजरिए से समेटते हैं। एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। हाँ, तुलनात्मक अध्ययन। स्थायित्व की बात करें तो राज्यसभा स्थायी है, लोकसभा अस्थायी है। कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, लोकसभा का 5 वर्ष है। भंग होने की स्थिति, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लोकसभा हर 5 साल में या उससे पहले भंग होती है। वित्तीय शक्तियां, धन विधेयक पर राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है, लोकसभा के पास पूर्ण शक्ति है। और
अविश्वास प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये प्रस्ताव कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, ये केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल। अब एक अंतिम चेतावनी के रूप में उन कॉमन प्रीलिम्स ट्रैप्स की सूची देख लेते हैं जो अक्सर फंसाने के लिए दिए जाते हैं। ये हर उम्मीदवार के लिए एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। पहला ट्रैप, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। ये पूरी तरह गलत है। 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती। दूसरा ट्रैप, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। गलत, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तीसरा ट्रैप, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। ये भी गलत है, ये शक्ति केवल लोकसभा की है। और चौथा, सभापति राष्ट्रपति होता है। गलत, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। इन 4 गलत कथनों को अगर पहचान लिया तो आप लाखों उम्मीदवारों से आगे निकल जाएंगे। ये सचमुच एक बहुत ही पावर पैक चर्चा रही। संरचना, शक्तियां, नामित सदस्यों का ट्रैप, सब कुछ डिकोड हो गया। लेकिन जाते जाते ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है जिस पर सुनने वालों को विचार करना चाहिए। वो क्या? संविधान निर्माताओं ने अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति केवल राज्यसभा को ही क्यों दी, लोकसभा को क्यों नहीं? ये एक बहुत ही गहरा वैचारिक बिंदु है। क्या इसका संबंध राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधि होने की मूल प्रकृति से है, जहां एक विविधतापूर्ण देश में केंद्र को तानाशाही से रोकने के लिए राज्यों की आवाज को मंच देना जरूरी था? इसे एक असाइनमेंट के रूप में सोचें। बिल्कुल, ये प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए संघीय ढांचे को समझने में मदद करेगा।